हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो तुम लोगों की डिमांड भी आई थी और हमने भी प्लान कर रखा था कि एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें तुम्हें बता सके कि किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को जेई एडवांस के लेवल तक लेके कैसे जाना होता है। ठीक है, जेई एडवांस का पेपर अब करीब है, महीने से भी कम बचा है जेई एडवांस में। और ऐसे में जो हाई वेटेज चैप्टर्स है जो तुम्हें अगर जानने हैं तो आई टैब पे वीडियो आ रहा होगा जेई एडवांस के कंप्लीट प्लानर में। तुम्हें एक एक चैप्टर बताया था जिससे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो ऐसे चैप्टर्स को ढंग से जेई एडवांस लेवल तक कैसे लेके जाना है आज उस पर बात करेंगे। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है एमईसी फिजिक्स का, मैंने उसको एग्जांपल लेके इसको ढंग से समझाया है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप वन, इंश्योर दैट योर बेसिक्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द चैप्टर आर क्लियर। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म में कौन कौन से चैप्टर, देखो मेरे पास नोट्स है मैग्नेटिज्म के अपने टाइम के, अगर तुम्हें दिख रहा हो क्लियरली तो। अब देखो, तुम्हें बायो सवार्ट लॉ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ हो गया, बहुत सारा लंबा चैप्टर है। तो अब तुम्हें एक एक इसका बेसिक आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या चीजें हैं, उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट तो चलो तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, उसके असम्पशंस क्या है। जैसे मैंने लिखा है, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है तुमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन डिराइव कैसे हुआ इसका अगर तुम्हें एक आइडिया है तो उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बैठेगी और वो अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एडवांस के सवालों में काम आती है। ठीक है, तो अब जैसे ये है कि अगर लॉ कब यूजफुल है, अगर तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेंथ के टेंजेंशियल होता है तो तुम्हारा लॉ यूजफुल होता है। जितनी ज्यादा सिमेट्री होती है वहां पे तुम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हो। एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए तुम बायो सवार्ट लॉ यूज करते हो। जहां पे तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ यूज नहीं हो रहा होता वहां तुम बायो सवार्ट लॉ यूज करते हो। तो ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चैप्टर और तुम फॉर्मूला वगैरह तुम पढ़ना जानते हो, जेईई मेंस क्लियर करके आए हो, इतने 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, वो तुम्हें आता है। बट फिर भी थोड़ा जेईई एडवांस के लिए ना हमें चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीजें ना कहां से आ रही हैं, उस बारे में अपने को एक आइडिया हो तो बेहतर रहता है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, रिसोर्सेज क्या यूज कर सकते हो तुम किसके लिए, देखो जो 8-8 घंटे के वन शॉट्स होते हैं ना वो पूरे नहीं देखने तुम्हें। इसमें तुम्हें क्या करना है, कोई भी वन शॉट पे जाओ तो पहला तो ऐसा देखो जिसमें टाइम स्टैम्प दियो। ठीक है, अब सपोज तुम्हें इसमें से पढ़ना है, चलो एम्पियर सर्किट लॉ, बायो सवार्ट लॉ तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें समझ नहीं आया कि यार इसको मैं अप्लाई कैसे करूं। मुझे फॉर्मूला पता है, यू नॉट बाय 4 पाई आई डेल डी एल इंटू आर बाय आर क्यूब। ठीक है, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करूं, तो फटाफट जाओ किसी भी मैग्नेटिज्म के 8 या जितने भी घंटे का वन शॉट है उसको खोलो। उसमें देखो बायो सवार्ट लॉ का सेगमेंट कहाँ है, बस वो। अब देखो, अगर मैग्नेटिज्म का चैप्टर 5 घंटे में कराया तो बायो सवार्ट पे मैक्सिमम आधा घंटा दिया होगा या 1 घंटा। 1 घंटे को 2x की स्पीड पे आधे घंटे से 40 मिनट में करके तुम निपटा सकते हो, तुम्हारा वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस गिवन अलोंग विद द लेक्चर और क्लास। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें क्लास में कराए जाते हैं, जैसे तुमने बायो सवार्ट लॉ करा तो इसके साथ तुम्हें सवाल कराए जाएंगे। अब सवाल कैसे होंगे कि तुम्हें यार बोल दिया कि एक फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और उससे बायो सवार्ट लॉ की हेल्प से उसके अक्रॉस उससे एल डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाल के दिखाओ। तो ऐसे जो सवाल है जिनमें पर्टिकुलर टॉपिक यूज हो रहा है उन टॉपिक के तुम्हें सवाल बनाते जाने। ऐसे सवाल तुम्हें कहाँ मिलेंगे, जनरली तुम्हारे क्लास नोट्स में या जो तुमने लेक्चर देखा होता है, लेक्चर्स के साथ ही सवाल कराए जाते हैं। तो टॉपिक वाइज अपने को सवाल पहले करने हैं। इसके बाद एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस, अगर तुम पे अभी टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारा जेईई मेंस महीने भर में है, जो लोग बच्चे 2025 वाले देख रहे हैं उन लोगों के लिए एनसीईआरटी कर लो तो बेहतर है। तुम लोग जिनका 2024 में एडवांस है वो जेईई मेंस के लेवल क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज जेईई मेंस के दोनों में से कोई भी चैप्टर वाइज। अब तुम्हें चैप्टर वाइज पाना है। एक बार तुमने हर टॉपिक के एक सवाल लगा लिए ऐसे करके, अब तुम्हें चैप्टर एज अ होल के सवाल सॉल्व करने जेईई मेंस लेवल के। ठीक है, यहाँ पे मैं कोचिंग मटेरियल की बात करता हूँ। अगर तुम कोई अच्छा कोचिंग मटेरियल यूज कर रहे हो तो कोई भी कोचिंग हो गई, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, एडटेक का कोई इंस्टीट्यूट हो गया, सबके जो मटेरियल होते हैं ना वो देखो लगभग सेम होते हैं। ठीक है, और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये डिजाइंड होते हैं कि, और देखो एडटेक का तो मैं थोड़ा अभी नहीं कहूंगा, बट पुरानी कोचिंग के बारे में तो मैं, क्योंकि मैं पढ़ा भी हूँ एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उसके बारे में तो मैं लिखित में गारंटी ले सकता हूँ कि इन लोगों के मटेरियल्स रेलेवेंट होते हैं और ये डिजाइन कुछ इस तरीके से होते हैं कि तुम्हें ना इसका ये एक डिफिकल्टी की सीढ़ी से लेके जाते हैं। इनकी जो जैसे 1 ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 हमारे जो एक्सरसाइजेस होती थी हमारे मॉड्यूल में वो इस तरीके से होती थी, फिर उसमें लेवल 3 आता, लेवल 2 आता था, फिर लेवल 3 आता था। तो ये लोग डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि तुम्हें जेईई मेंस, फिर उसके बाद जेईई एडवांस, फिर उसके बाद ओलंपियाड, जैसे लेवल बढ़ाते लेके जाए। तो अगर तुम किसी अच्छे मॉड्यूल को ढंग से फॉलो कर रहे हो तो बस इंश्योर करो कि तुम उसको स्टेप बाय स्टेप सारा सॉल्व करते जाओ, तुम्हारा काम अपने आप बन जाएगा और ये तुम्हें जो एनसीईआरटी जेईई मेंस वगैरह इससे तुम बच जाओगे। ठीक है, स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। अब तुम जेईई एडवांस, स्टेप 3 विल बी जेईई एडवांस स्पेसिफिक। तो तुम्हें अब स्टार्ट करना है मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन से, क्योंकि जेईई एडवांस कई बार तो तुमसे बस ऐसे ही खेल रहा होता है कि तुम्हें आसान क्वेश्चन को
घटिया फॉर्म में दे देगा और तुम डर जाओगे, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन ना बहुत खतरनाक चीज़ है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में तुम्हें नंबर पूरे मिल सकते हैं और आसान होता है, लेकिन ये है कि अगर तुमने सपोज 4 में से 3 ऑप्शन सही है, तुमने 2 सही लगा दिए और एक भी गलत वाला लगा दिया तो पूरा -1 हो जाता है, वह गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मल्टीपल करेक्ट की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेम गोज फॉर मैट्रिक्स मैच। मैट्रिक्स मैच थोड़ा सा इजी हो जाता है, कई बार 1-2 केस मुश्किल, 1-2 केस आसान बना देते हैं, कई बार वही 1-2 केस मुश्किल करके मैट्रिक्स मैच को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की अब तुम्हें प्रैक्टिस उठानी है। उसके बाद जब ये हो जाए तो टेक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई एडवांस्ड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अब ये मैग्नेटिज्म है तो तुमने मैग्नेटिज्म के देख लिया कि यार पिछले 5 साल के कौन से जेईई एडवांस में क्वेश्चन आए। अगर तुम्हें जेईई एडवांस के क्वेश्चन ढूंढने हैं मैग्नेटिज्म के तो देखो, एक मार्क्स ऐप के बारे में तुम्हें बताया था एक शॉर्ट पे, वो यूज कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे किसी कोचिंग में आर्काइव्स दिए जाते हैं, आर्काइव्स यूज कर सकते हो, उसमें भी दिए होते हैं। मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता चैप्टर वाइज निकालना। उसके बाद ये तुम 5 साल के जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करो। तो मैं बार मैं एक तरीका बताता हूँ जेईई एडवांस के क्वेश्चन करने का, सीधा उनका आंसर पे नहीं कूदना होता, कम से कम 20 मिनट जेईई एडवांस के क्वेश्चन को तुम्हें देना होता है ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। और ये देखो, अब ऐसा है कि सपोज मैग्नेटिज्म है और तुम्हें मैग्नेटिज्म पे बहुत मुश्किल सवाल उसने पूछ लिया कि यार सपोज है, उस सवाल का एक सेगमेंट है छोटा सा कि तुम्हें फील्ड निकालनी है, तो अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से आसान होगा क्या, यहाँ पे बायो सवार्ट लॉ से आसान होगा क्या, यहाँ बायो सवार्ट लॉ नेसेसरी है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस खतरनाक हो जाती है। एम्पियर सर्किटल लॉ में जनरली इजीली निकल रहा होता है तुम्हारा रिजल्ट। तो ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करना क्वेश्चन को, क्या तुम्हारा टाइम बचाएगा, किससे तुम्हारा आंसर आएगा, इस सब के लिए ना तुम्हें क्वेश्चन पर दिमाग खपाना होगा, क्वेश्चन पे बार। तो इसलिए 20-25-30 मिनट तुम क्वेश्चन पर लगाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। अगली चीज, रिसर्च ऑन द न्यू कॉन्सेप्ट फाउंड एंड टेक नोट्स। अब देखो, तुमने पूरा स्टेप 1 करा पूरी ऑनेस्टी के साथ तुमने स्टेप 2 करा, फिर भी जेईई एडवांस ऐसी चीज है जो तुम्हें नए कंसेप्ट दे ही देगा क्वेश्चन से। और वो नए कंसेप्ट ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई अलग लिस्ट दे के बता दे भैया कि कौन से नए कंसेप्ट पढ़ने हैं जो मैंने अदरवाइज नहीं पढ़े, ऐसा नहीं होता। वो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही समझ आएगा कि अच्छा यार, अच्छा यहाँ पे ये कंसेप्ट लग रखा था, यहाँ पे ये। अब जैसे एक चीज होती है मैथमेटिक्स में, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तुम लोगों को नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ यू गाइस मस्ट नॉट बी नोइंग इट, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उससे इंटीग्रेशन के सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो मैंने कुछ पिछले साल के इंटीग्रेशन का सवाल उठाया था और मुझसे नहीं हो रहा था वो, अब वो हो ही ना, मैं उसमें 600 तरीके लगा के देख लिया, 20-25 मिनट लगा लिया मैंने, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन पे कूदा, तो मैं सॉल्यूशन देखा तो उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ किया हुआ था यार। तो फिर मैंने वहाँ जाके पढ़ाई करी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की और उससे मेरा क्वेश्चन बन गया और मुझे दूसरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आसानी हुई। तो इसलिए रिसर्च ऑन द न्यू कंसेप्ट फाउंड एंड टेक नोट्स, जो भी तुम्हें नया कंसेप्ट मिल रहा है उसको जाके पढ़ते जाओ। जब सब हो जाएंगे, अब देखो यहाँ तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता है तो तुम ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन लगा सकते हो। तो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर पैकेजेस होते हैं या तुम्हारे कोई भी हाईएस्ट लेवल जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं वो सब क्वेश्चंस तुम लगा सकते हो। उसमें देखो, अब इसमें मैं कहूँगा 20 मिनट मत लगाना, इसमें 10 से 15 मिनट ही खुद ट्राई करना और उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस में जनरली कुछ उलझुल चीजें लग रही होती है जो तुम सीख लोगे तो बेहतर है, ना कि खुद फिगर आउट कर पाओ। वो नहीं कर पा रहे होते खुद फिगर आउट, वो तुम्हें पहली बार में देखना ही पड़ता है। तो फिर तुम ऐसे क्वेश्चंस पे भी जा सकते हो। स्टेप 1 के सारे पॉइंट, स्टेप 2 के सारे पॉइंट और स्टेप 3 के सारे पॉइंट्स को तो अगर तुम ढंग से फॉलो कर लोगे ना, तो इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि एडवांस में कोई सवाल आएगा कि उस चैप्टर का, अनलेस वो बहुत ज्यादा एकदम आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाए, तुम बना ले जाओगे, ठीक है। तो यही था यार, छोटा सा वीडियो था। बाकी जो भी तुम लोगों को एडवांस से रिलेटेड डाउट्स है या कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही हो, तुम लोग कमेंट्स में डाल सकते हो, हम लोग प्रॉम्प्टली जवाब दे ही देते हैं। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।